डियर स्टूडेंट, आज हम ज्योग्राफी जो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसका हम हाईलाइट देखने जा रहे हैं। हाईलाइट का मेरा मतलब हुआ कि हम पूरे ज्योग्राफी को कवर करेंगे और यह देखने की कोशिश करेंगे कि वेरियस जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, या आपका आईएएस हो या क्या बीपीएससी हो या अदर पीसीएस हो या फिर जो बच्चे स्टाफ सिलेक्शन दे रहे हैं, वहाँ जो है ज्योग्राफी सेक्शन से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और ज्योग्राफी का फुल सिलेबस क्या है। यानी कहने का मतलब हम ज्योग्राफी में यह बताने का प्रयास करने जा रहे हैं कि ज्योग्राफी के किस चैप्टर को पढ़ा जाए ताकि हमें अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करने में सहायता मिले। तो आइए, जो ज्योग्राफी में जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं, मेन जनरली जो क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी को, तो हम यहाँ पर हम ज्योग्राफी को लिखते हैं और ज्योग्राफी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? क्वेश्चन की दृष्टिकोण से ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन के दृष्टिकोण से भी हम ज्योग्राफी को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो हमारा बन के आएगा दैट इज कॉल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, और दूसरा जो सेक्शन से बन के आएगा वह हमारा आएगा इंडियन ज्योग्राफी। देखिए, ज्योग्राफी में जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो जनरली ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन आते हैं, या तो फिजिकल ज्योग्राफी से जनरली क्वेश्चंस आते हैं या फिर इंडियन ज्योग्राफी क्वेश्चन से आते हैं। हालांकि वर्ल्ड ज्योग्राफी भी बनता है, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो क्वेश्चंस आते हैं उतना ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। क्वेश्चन के दृष्टिकोण से, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से वर्ल्ड ज्योग्राफी उतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, लेकिन हमारा यह फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी काफी इंपॉर्टेंट बनता है, जहां से अक्सर सवाल हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आइए, सबसे पहले हम फिजिकल ज्योग्राफी को खोलेंगे, उसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी को खोलेंगे। अब हमें देखेंगे फिजिकल ज्योग्राफी के कौन कौन से सेक्शंस हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए हम पहले लेते हैं फिजिकल ज्योग्राफी को। इसको मैं रब कर रहा हूं। हम फिजिकल ज्योग्राफी को लेंगे और फिजिकल ज्योग्राफी को हम देखेंगे। तो चलिए, अब यहां पर हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट हमारा क्या बन रहा है, फिजिकल ज्योग्राफी। देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी को हम स्टडी की सुविधा के लिए, हम इसका जो फिजिकल ज्योग्राफी में हम स्टडी करेंगे वह एक नए वे में स्टडी करेंगे। हमारा स्टडी का एक नया वे होना चाहिए और हम जो स्टडी करेंगे एक सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे कि पहले हम उसको अपने ढंग से चैप्टर वाइज कैटेगराइज करेंगे। तो देखिए, हम अपने स्टडी की सुविधा के लिए जो हम आपको पढ़ाएंगे, किस तरह से पढ़ाएंगे, उसके हिसाब से हम इस फिजिकल ज्योग्राफी को हम पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट जो हमारा पार्ट होगा यूनिवर्स, और दूसरा जो हमारा पार्ट होगा वह हमारा होगा अर्थ। देखिए, हमारा ये अपना डिवीजन है, किसी बुक का डिवीजन नहीं है। हम अपने स्टडी को कैसे सुविधाजनक बनाएं उसके आधार पर के लिए हमने इस फिजिकल ज्योग्राफी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक यूनिवर्स और दूसरा अर्थ। अब हम देखेंगे कि यूनिवर्स जो सेक्शंस जो हमने बनाया, इस यूनिवर्स सेक्शन में क्या क्या स्टडी करेंगे, फिर अर्थ सेक्शन में हम क्या क्या स्टडी करेंगे। देखिए, हमारा सिलेबस क्या होगा। तो देखिए, यूनिवर्स सेक्शंस में जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, पहले यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड मतलब होता है, और उस यूनिवर्स में हमारा सब कुछ आ जाता है। तो जनरली यूनिवर्स के अंतर्गत जो हम स्टडी करेंगे उसको हम यहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे। पहले तो हम तारों का स्टडी करेंगे, तारा दैट मीन्स स्टार। दूसरा जो हम स्टडी करेंगे ग्रह का स्टडी करेंगे, दैट मीन्स प्लैनेट। तीसरा जो हम स्टडी करेंगे उपग्रह का स्टडी करेंगे, दैट मीन्स सैटेलाइट। देख रहे हैं आप। उसी तरह से फोर्थ में जो हम स्टडी करेंगे, इसमें बहुत सारे सेक्शंस बन जाते हैं, छोटे सेक्शन बनेंगे। अब ग्रह पढ़ेंगे तो बहुत सारे प्लैनेट्स देख लेंगे, उपग्रह पढ़ेंगे तो मून के बारे में स्टडी करेंगे। उपग्रह में खासकर किसका स्टडी करेंगे, तो इसको मून का एक अलग सेक्शन बना देंगे, क्योंकि मून काफी इंपॉर्टेंट बनता है, जहां पर हम फेजेज ऑफ द मून का स्टडी करेंगे। और जहां फेजेज ऑफ द मून को अगर समझ लेते हैं तो हमें नेक्स्ट जो सेक्शन समझ में आ जाएगा वह ग्रहण समझ में आएगा। और ग्रहण को अगर देखते हैं
तो ग्रहण को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। एक हम यहाँ पर देखेंगे सूर्य ग्रहण को देखेंगे, और दूसरा जो हम देखेंगे चंद्र ग्रहण को देखेंगे। और देखिए इसी यूनिवर्स सेक्शन में छठा जो हम स्टडी करेंगे ज्वार भाटा का स्टडी करेंगे। ज्वार भाटा यानी टाइड्स एंड ईव का स्टडी करेंगे। तो यूनिवर्स सेक्शन में देखिए आपका यही हमारा टॉपिक्स बन के आएगा। पहला टॉपिक स्टार्स आएगा, दूसरा टॉपिक्स प्लैनेट्स आएगा, तीसरा टॉपिक सैटेलाइट्स आएगा। सैटेलाइट्स पे जब की बात करेंगे तो हम हमारा अर्थ का एक ओनली वन सैटेलाइट से मून है, हम मून का स्टडी करेंगे। उसके बाद मून के इफेक्ट के कारण ही हमारा ग्रहण होता है आपका। और जब ग्रहण पे जाएंगे तो यहाँ पर हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का डिटेल स्टडी करेंगे। उसके बाद ज्वार भाटा का भी स्टडी करेंगे, टाइड्स और ईव। जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं ये सब सारे सेक्शंस को जानते होंगे। अब यहाँ पर हम इसकी चर्चा करते हैं, अर्थ को हम बाद में लेंगे, पहले 1 बाय 1 हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। अगर हम देखते हैं स्टार को देखते हैं हम, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम स्टार पर आते हैं, अगर हम कुछ देर के लिए इसको हम रफ कर देते हैं और हम ओनली स्टार को देखते हैं, तो आप यूनिवर्स में जो स्टार देखते हैं इसमें हम पढ़ेंगे क्या? सवाल उठता है कि सर हम इसमें पढ़ेंगे क्या? तो हम इसमें स्टार में पढ़ेंगे कि देखिए स्टार को आप जब भी आकाश में देखते होंगे तो कुछ स्टार का ग्रुप यहाँ पर नजर आ रहा है, कुछ ग्रुप यहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ पर ब्लैंक्स नजर आएगा, कुछ ग्रुप यहाँ पर। आप स्टार को स्काई में डिफरेंट ग्रुप में देखते हैं। आप गौर किया है कभी आपने, क्या सभी ग्रुप में स्टार के नंबर इक्वल नजर आते हैं? नहीं, किसी में स्टार के ज्यादा नंबर आते हैं, किसी में स्टार के कम नंबर आते हैं। अर्थात तारों की संख्या के आधार पर इस स्टार के ग्रुप को भी डिवाइड किया गया। देखिए हम इस सब सारी चर्चा करेंगे। और वह डिवीजन जो होगा 2 पार्ट्स में होगा। फर्स्ट डिवीजन गैलेक्सी, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है गैलेक्सी, और दूसरा डिवीजन है कॉन्स्टुलेशन। इस गैलेक्सी का हिंदी होता है मंदाकिनी, या कॉन्स्टुलेशन का हिंदी जो होता है हमारा तारा मंडल या नक्षत्र मंडल। इसी को हम कहते हैं नक्षत्र मंडल के नाम से भी जानते हैं। देखिए काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपका है, आपका एक स्टार का सेक्शन। तो गैलेक्सी क्या होता है? एक गैलेक्सी जो होता है यह रियली हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताएंगे, जब चैप्टर में जाएंगे तो वहां पर हम आपको इस डिटेल समझाएंगे। यह जो गैलेक्सी जो होता है लाखों करोड़ों तारों का समूह होता है। लाखों करोड़ों तारों का समूह, यही गैलेक्सी कहलाता है। इसी गैलेक्सी में क्या होते हैं? स्टार का फॉर्मेशन होता है। देखिए जितने भी आप चीज देखते हैं वह कोई स्टेबल नहीं है, सब एक ना एक दिन डिस्ट्रॉय होगा, और सभी का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर एक गैलेक्सी स्टार भी बनते हैं, हमारे जो स्टार देख रहे हैं वो भी बनते हैं, लेकिन उसको बनने में बहुत लंबा समय लगता है। और वह कैसे बनता है उसकी भी चर्चा हम करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ स्टार हम पढ़ाएंगे आपको यहाँ पर। तो गैलेक्सी में ही ये स्टार बनते हैं, और वहां पर बताएंगे कि ये स्टार बनते हैं कैसे। तो ये स्टार बनने का कोई भी चीज अगर बनता है तो रॉ मटेरियल से बनता है। तो स्टार बनने का रॉ मटेरियल क्या होता है? तो स्टार जो हमारा बनता है किससे? हाइड्रोजन से है, दूसरा हीलियम, और तीसरा क्या होता है? डस्ट पार्टिकल। ये 3 चीज के मिलने से ही स्टार का फॉर्मेशन होता है। और स्टार का फॉर्मेशन क्या कहाँ होता है? गैलेक्सी में होता है। इसीलिए गैलेक्सी को जो है आपका जो है यूनिवर्स का जो है निर्माणात्मक इकाई कहा गया है, फॉर्मेशन का यूनिट कहा गया है, इसको गैलेक्सी को कहा गया है। और इसी गैलेक्सी में आपको टाइप्स ऑफ गैलेक्सी की चर्चा की जाएगी, और यहीं पर हम चर्चा करेंगे गैलेक्सी की टाइप में स्पाइरल गैलेक्सी क्या होती है, इलिप्टिकल गैलेक्सी क्या होती है, इरेगुलर गैलेक्सी क्या होती है। और जब गैलेक्सी की चर्चा करेंगे तो आपके दिमाग में कौतूहल आएगा कि सर कुछ गैलेक्सी का नाम तो बता दो आप। तो हाँ हम बताएंगे। वहां पर आपकी एक फेमस गैलेक्सी है, दैट गैलेक्सी इज मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको आप सुने हैं, मिल्की वे गैलेक्सी। देखिए यह मिल्की वे गैलेक्सी को आप सुने हैं नाम। या देखिए मिल्की वे गैलेक्सी, इसी को हम अगर देखेंगे तो आप अपना जो स्टार जो है जी, अपना अर्थ जो है, स्टार नहीं कहेंगे हम, या मिल्की वे गैलेक्सी तो बहुत सारा स्टार का समूह है आपका, और हमारा जो अर्थ है इसी गैलेक्सी में है, इसी गैलेक्सी में हमारा स्टार है। इसलिए मिल्की वे गैलेक्सी को हम अपनी गैलेक्सी कहते हैं। हमारा जब अर्थ है इस गैलेक्सी में, तो हमारा पूरा का पूरा सौर मंडल, एक वर्ड आएगा सौर मंडल, जो हमारा जो है इसी गैलेक्सी में है। सौर मंडल दैट मीन्स सोलर सिस्टम, अर्थात जितने भी सन हुए, आपके जितने भी प्लैनेट हुए, जितने भी सैटेलाइट्स हैं, सब के सब
किस गैलेक्सी में सिचुएटेड हैं, वह सब के सब हमारे इस मिल्की वे गैलेक्सी में ही सिचुएटेड हैं। और ये गैलेक्सी जो है हमारे अंधेरी रात में जो है नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण की ओर एक व्हाइट बेल्ट के रूप में दिखाई पड़ती है, श्वेत पट्टी के रूप में दिखाई पड़ती है, व्हाइट बेल्ट, इसीलिए इसका नाम पड़ गया मिल्की वे गैलेक्सी। अब यहाँ पर हम ऊपर में अभी थोड़ा सा आपको हिंट दिए थे टाइप्स ऑफ गैलेक्सी की। जैसे मैं बताया था एक स्पाइरल गैलेक्सी होता है, एक इलिप्टिकल गैलेक्सी होता है और इरेगुलर गैलेक्सी होता है। तो आपका एक सवाल ये भी बनता है कि आपका मिल्की वे गैलेक्सी कैसा गैलेक्सी है। अब आप कंपटीशन और पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो देखिए की पॉइंट देखिए। अब अभी जो हमने चर्चा किया वहां से क्वेश्चन क्या एराइज होगा, की पॉइंट दैट मींस क्वेश्चन क्या एराइज होगा। तो पहला क्वेश्चन जो एराइज होता है आपका, आपको पूछा जाएगा सौर मंडल दैट मींस सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी में सिचुएटेड है। तो सबसे पहला आंसर आपका क्या होना चाहिए, मिल्की वे गैलेक्सी में सिचुएटेड है। अब दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां पर कि मिल्की वे गैलेक्सी जो है किस प्रकार की गैलेक्सी है, तो आपका इसका जवाब होगा आपका स्पाइरल गैलेक्सी। देखिए हम बात बात में आपका इंट्रोडक्शन जो दे रहे हैं आपका ज्योग्राफी का, इस इंट्रोडक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देंगे और बहुत सारे क्वेश्चन जो एक्सप्लेन करेंगे वह किसी न किसी वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया होगा और वह क्वेश्चन आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि स्टार का फॉर्मेशन कहां होता है, तो हम बता देंगे आपका कहां होता है, गैलेक्सीज में होता है। ठीक है, आपका जो है यहां पर जो देखते हैं कॉन्स्टुलेशन की बात करते हैं, तो कॉन्स्टुलेशन में कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, यह जो है आपका सीमित तारों का समूह है। और यह सीमित तारों का समूह जो होता है एक निश्चित जो है एक पैटर्न बनाता है, एक निश्चित आकृति बनाता है, उसी को कॉन्स्टुलेशन कहते हैं। आपने ऐसा देखा होगा स्टार को रात में कभी देखा होगा तो इस तरह का आपने देखा होगा। देखिए 7 तारों का एक समूह 1 2 3 4 5 6 7 आपने इस तरह का देखा होगा। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। इसको आपने देखा होगा, इसको सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। यह डेट या कॉन्स्टुलेशन यह एक तारामंडल है और इसको इंग्लिश में उर्सा मेजर के नाम से जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं, उर्सा मेजर। और यह 7 तारों का एक समूह होता है और एक निश्चित टाइट लाइक एक शेप बना रहा है। और हमने अभी डिफाइन में भी कहा था कि कॉन्स्टुलेशन उसे कहेंगे जो एक निश्चित शेप बनाएगा। समझ में आई बात। तो चलिए यहाँ पर ये तो सिंपल सा है, यहाँ पर 2 बातें तो देख लिया आपने, समूह को देख लिया, यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर एक चर्चा हमने किया था, स्टार पढ़ने जा रहे हैं तो अभी हमने एक बात को छेड़ा था, कोई भी चीज जितने भी चीज है सभी का फॉर्मेशन होता है। तो आपको कहिएगा सर आप भी बता दो ना फॉर्मेशन ऑफ स्टार को, स्टार कैसे बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम ज्यादा तो नहीं बताएंगे लेकिन थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको। देखिए आपको फॉर्मेशन ऑफ स्टार हमने ऊपर लिखा और स्टार कैसे बनते हैं इसको बनाने का समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए स्टार बनते हैं किससे बनते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम और धूलकण से यानी डस्ट पार्टिकल से। होता क्या है, आपकी गैलेक्सी में एक लार्ज स्केल में पड़े हुए हैं, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट पार्टिकल जब गैलेक्सी का किसी रीजन का जो है टेम्परेचर बहुत बहुत कम हो जाता है और बहुत कम होकर कितना -173, देखिए -173 डिग्री अगर हो जाता है कम होकर, तो इस टेम्परेचर पर जो गैलेक्सी में हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट है उनमें संघनन होता है, यानी वो संघनन दैट मींस कंडेंसेशन होता है। और कंडेंसेशन जब होगा उसमें तो एक कंडेंसेशन होकर एक बॉल लाइक शेप बना देगा। इस तरह से बॉल लाइक एक कंडेंसेशन होगा और यह क्या बन जाएगा, एक बॉल लाइक शेप बनाएगा। और यह जो बॉल लाइक शेप इसमें क्या रहेगा, हाइड्रोजन होगा, हीलियम होगा और डस्ट पार्टिकल। और यही बॉल लाइक जो शेप जो बना यही स्टार का प्राइमरी स्टेज होता है और यहीं से स्टार का फॉर्मेशन होना शुरू होता है। अब देखिए यह जो प्राइमरी स्टेज बना इसका एक नाम दे देते हैं और वह नाम देते हैं प्रोटो स्टार। लीजिए तो देखिए कोई सी भी स्टार का जो है इनिशियल स्टेज क्या होता है यानी प्राइमरी स्टेज क्या कहलाता है, उसको हम प्रोटो स्टार में के नाम से जानते हैं। लेकिन इस प्रोटो स्टार में शाइनिंग नहीं होती है, इसमें चमक नहीं होता, स्टार की तरह होता है। अब सवाल उठता है कि इस स्टार में चमक आता है तो कैसे आता है सर। तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि इसमें आपको हमने बताया अभी क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम और
डस्ट पार्टिकल होता है, और मेनली सबसे ज्यादा इसमें क्या होता है, आपको हाइड्रोजन होता है। तो इसमें होता है, आपको देखिए फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, तो वहां पर आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन की जो है आपके 4 एटम्स, हाइड्रोजन के कितने एटम्स, 4 एटम्स आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, आपस में क्या हो गए, कंबाइंड होंगे, और कंबाइंड होकर हीलियम का एक एटम बनाएगा, और यहां पर ट्रीमेंडस एनर्जी निकलती है। और ये जो ट्रीमेंडस एनर्जी निकलेगी, और इसी यानी कि ऊर्जा की एक विशाल मात्रा यहां पर मुक्त होगी, और इसी ट्रीमेंडस एनर्जी के कारण इस प्रोटोस्टार में शाइनिंग आ जाएगा। और जब इस प्रोटोस्टार में शाइनिंग आ जाएगा, तब इसको प्रोटोस्टार नहीं कहेंगे, तब इसको हम कहेंगे स्टार कहेंगे। देखिए लीजिए, यह प्रोटोस्टार था, और प्रोटोस्टार से बन गया स्टार। अब लेकिन यहां पर जो 4 हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होकर हीलियम का एक आइटम बनाया, यह एक रिएक्शन है, और इस केमिकल रिएक्शन को फ्यूजन रिएक्शन कहा जाता है। इस केमिकल रिएक्शन को क्या कहा जाता है, फ्यूजन रिएक्शन कहा जाता है। लेकिन हाइड्रोजन के 4 एटम्स आसानी से एक दूसरे से कंबाइन नहीं होते हैं, इसको कंबाइन होने के लिए एक मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए। दैट टेम्परेचर इज 10 टू द पावर 7 डिग्री सेंटीग्रेड। यह 10 टू द पावर 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन के 4 आइटम आपस में कंबाइन होकर हीलियम का एक आइटम बनाते हैं, और इससे जो एनर्जी निकलती है, और उसी एनर्जी से इस प्रोटोस्टार में शाइनिंग आती है, और उस शाइनिंग आने पर यही प्रोटोस्टार आपको स्टार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपने देखिए 2 स्टेज को आपने देख लिया। देखिए हम स्टार बन गया, प्रोटोस्टार से स्टार बना। लेकिन स्टार की लाइफ साइकिल को अगर देखते हैं, हमने फॉर्मेशन ऑफ स्टार तो बन गया, लेकिन अब इसके लाइफ साइकिल को देखिएगा, तो देखिए यहां पर आपको, देखिए मैं यहां पर ले चलता हूं, दैट इज अ प्रोटोस्टार। यह आपका एक प्रोटोस्टार है, मैं आपको लाइफ साइकिल बता रहा हूं इसका स्टार का, दैट इज अ प्रोटोस्टार। अब इस प्रोटोस्टार में जब शाइनिंग आया, तो इसी को हमने क्या बोला सर, हमने बोला सर स्टार। लीजिए शाइनिंग हमने बना दिया, दैट इज अ स्टार। अब देखिए, अब स्टार के बाद क्या होगा, ये स्टार जो होगा, इसके सारे अंदर के जो हाइड्रोजन क्या होंगे, फ्यूजन रिएक्शन के दौरान हीलियम में कन्वर्ट होते जाएंगे, और कन्वर्ट होते होते जब सारा हाइड्रोजन जलते जलते इसके हाइड्रोजन कहां आ जाएगा, इसके कोर के पास आएगा, कोर के पास आएगा, और वहां पर जब फ्यूजन रिएक्शन होगा, और यहां पर जो ट्रीमेंडस एनर्जी होगा, जिसके कारण इसका कोर जो है काफी बड़ा हो जाएगा, काफी फैल जाएगा, और इस फैल जाने से इस स्टार का आकार, शेप जो है काफी बढ़ जाता है। लीजिए स्टार का शेप बढ़ गया। लेकिन स्टार का तो शेप बढ़ेगा, लेकिन इसकी चमक कम जाएगी। अब स्टार चमकता नजर नहीं आएगा, यह आपका रेडिश नजर आ जाएगा, और इसलिए इस स्टेज को कहा जाता है रेड जाइंट स्टार। रेड जाइंट स्टार, इसकी हिंदी होती है लाल दानव तारा। देखिए हमारा सन भी एक स्टार है, अभी वह स्टार के फेज में एक ऐसा समय आएगा जब यह हमारा सन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेड जाइंट स्टार में। जब रेड जाइंट स्टार में होगा तो इसके आउटर कोर में एक्सपेंशन होगा, और कहा जाता है कि इसके आउटर कोर में इतना एक्सपेंशन होगा कि स्टार्टिंग के 3 प्लैनेट, जैसे पहला प्लैनेट आपका क्या हुआ, बुध, दूसरा आपका क्या हो गया, आपका वीनस अर्थात शुक्र, और तीसरा आपका अर्थ, ये 3 प्लैनेट को अपने अंदर लेगा। अब यहां पर हम देखते हैं, यह जो हमारा रेड जाइंट स्टार बना, अब इसका आगे का फ्यूचर इसके मास पर डिपेंड करता है। अगर इस रेड जाइंट स्टार का मास जो है, यह मास सन के मास से, यानी कि द्रव्यमान इसका क्या हुआ, सूर्य के मास द्रव्यमान से, सूर्य के द्रव्यमान से कम। अगर इस रेड जाइंट स्टार का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम होगा, तो यही रेड जाइंट स्टार जो है कन्वर्ट हो जाता है व्हाइट डॉर्फ स्टार में। इसको हम स्टेज क्या लिखेंगे, व्हाइट डॉर्फ स्टार। देखिए यह स्टार का फेज है, उसके बाद ये व्हाइट स्टार कन्वर्ट हो जाएगा ब्लैक डॉर्फ स्टार में। किसमें कन्वर्ट होगा, ब्लैक डॉर्फ स्टार में, और यही ब्लैक डॉर्फ आपका डेंस लैंप बना देगा। क्या बना देगा, लास्ट में डेंस लैंप बनाकर आपका यूनिवर्स में पड़ा रहेगा, यानी उसका आकार बहुत छोटा हो जाएगा। लेकिन अब रेड जाइंट स्टार का में इधर का स्टेज देखते हैं,
अगर ऐसा रेड जाइंट स्टार जिसका मास सन के मास से ज्यादा होता है, किसके मास से, सन के मास से ज्यादा होता है, वह उसका जो है आउटर कोर ब्रश कर देता है, उसका आउटर कोर क्या करेगा, ब्रश कर जाएगा, और ब्रश करने पर वह कहलाएगा सुपरनोवा स्टार। उसको हम क्या नाम दे देंगे, सुपरनोवा स्टार। और जानते हैं इसी सुपरनोवा स्टार पर भारतीय मूल के एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम हम लेना चाहेंगे चंद्रशेखर। आपने चंद्रशेखर का नाम सुना होगा, और इसी चंद्रशेखर ने इसी जो बताया था कि वह रेड जाइंट स्टार जिसका मास जो है सूर्य के मास से 1.4 टाइम्स यानी गुना ज्यादा होगा, वह रेड जाइंट स्टार जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 गुना ज्यादा होगा, वह रेड जाइंट स्टार का आउटर कोर ब्रस्ट कर जाएगा, वही सुपरनोवा स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसी को कहा जाता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन। अब सुपरनोवा विस्फोट जब होगा तो यह सुपरनोवा स्टार कन्वर्ट जो होगा न्यूट्रॉन स्टार बना देता है, न्यूट्रॉन स्टार बनाएगा, और यही न्यूट्रॉन स्टार फिर किस में कन्वर्ट होगा, ब्लैक होल में। आप ब्लैक होल से क्वेश्चन सुने होंगे, ब्लैक होल क्या होता है पढ़े होंगे। देख रहे हैं ये पूरा का पूरा लाइफ साइकिल। देखिए यहाँ तो हमने आपको मोटा मोटी समझा दिया आपको, लेकिन जब हम वहां पर चैप्टर में जाएंगे फॉर्मेशन ऑफ स्टार तो इसको डिटेल्स में समझाएंगे और अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर तो हम हाईलाइट दे रहे हैं, आपको इंटरेस्ट पैदा कर रहे हैं आपको यूनिवर्स में। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं। अब सवाल उठता है कि सर आपने इतना बताया, क्वेश्चन तो बता दो, हमको तो क्वेश्चन से मतलब है ताकि पेपर में बने, हमको कहानी नहीं सुनना है। तो चलिए मैं यहाँ से क्वेश्चन बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से पूछा जाएगा तारों के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था क्या कहलाती है, चाहे स्टार का प्राइमरी स्टेज क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रोटो स्टार। अब स्टार में चमक क्यों आता है, शाइनिंग, आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, हाइड्रोजन के नाभिक जो है आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, जिसके कारण इस तरह का कुछ ऑप्शन मिलता जुलता आएगा, उसको आप टिक करेंगे। अब आपसे क्वेश्चन आ जाएगा, रेड जाइंट स्टार जब सन जो है रेड जाइंट स्टार में कन्वर्ट होगा तो किन ग्रहों को वह अपने अंदर ले लेगा। तो आपके बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, उसमें आपको जिस ऑप्शन में रहेगा आपका बुध, शुक्र और पृथ्वी रहेगा, उसको हम टिक करेंगे। आपका सवाल ये भी आ सकता है कि सुपरनोवा विस्फोट किस तारों में होगा, तो कहेंगे जिस तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 गुना ज्यादा होगा, उसमें ही सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा। आपसे यह भी पूछा जा सकता है चंद्रशेखर लिमिट क्या है, चंद्रशेखर लिमिट यही है 1.4 टाइम्स क्या, मास ऑफ सन, यही चंद्रशेखर लिमिट है। और इसी चंद्रशेखर लिमिट को जो है चंद्रशेखर को आपको 1983 में फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपके फॉर्मेशन ऑफ स्टार। अब इस स्टार देखे, उसके बाद हम प्लैनेट्स आएंगे। प्लैनेट्स नहीं आएंगे, पहले यूनिवर्स पे आएंगे। यूनिवर्स में आ जाएंगे तो पहला देखेंगे यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स देखेंगे। देखिए फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स में भी बहुत सारे आपके जो है थ्योरीज हैं, आपका बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं। वहां पर आपको जनरली आप पढ़े होंगे बिग बैंग थ्योरी, इसकी भी चर्चा मैं करूंगा, वहां पर बिग बैंग थ्योरी की चर्चा करूंगा। इसका हिंदी होता है विशाल धमाका सिद्धांत, इसकी भी चर्चा करेंगे। विशाल धमाका सिद्धांत की चर्चा करेंगे। यह सिद्धांत आपको किसने दिया, आपसे पूछा जा सकता है। यह सिद्धांत अवे जॉर्ज लिमात्रे ने दिया। देखिए क्वेश्चन फिर बता दिया कि विशाल धमाका बिग बैंग थ्योरी किसने दिया, अवे जॉर्ज लिमात्रे ने दिया। ये कहाँ के थे, इटली के थे। आगे वहां पर चर्चा करेंगे। वहां पर जब हम स्टार के फॉर्मेशन के बारे में आएंगे तो स्टार के फॉर्मेशन के बारे में बहुत सारे हाइपोथेसिस दिए गए हैं, थ्योरी नहीं, हाइपोथेसिस, परिकल्पना दिए गए हैं। उसमें एक परिकल्पना, हालांकि वह सही नहीं है, उसकी चर्चा करेंगे। और वह हम करेंगे टाइडल हाइपोथेसिस की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे हम, टाइडल हाइपोथेसिस की चर्चा करेंगे। इसमें हम आपको बताएंगे देखिए कि कैसे प्लैनेट्स बना है, और हम वहां पर बताएंगे, एक फिगर देंगे उसमें, और उस फिगर से आपके बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। यहाँ पर बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हुआ, और प्लेटो तो हट गया है, प्लेटो मैं यहाँ भी बना देता हूँ। ये मंगल ग्रह हो गया, ये आपका पृथ्वी हो गया, ये शुक्र हो गया, और ये बुध हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका प्लेटो समाप्त हो गया है। लेकिन हम आपको इसको दिखाएंगे आपको। अब यहाँ पर जो ग्रह है आपका, यहाँ पर सन है, देखिए यहाँ पर सन है,
ये सन। अब यहां से इसको देखेंगे तो यहां पर ये बुध हो गया आपका, ये शुक्र ग्रह है, देखिए ये पोजीशन, यह आपका पृथ्वी हमारा है, यह मंगल है, ये बृहस्पति हो गया हमारा, ये हमारा शुक्र ग्रह हो गया, यह हमारा शनि हो गया आपका, यह हम शुक्र यहाँ पर लिख दिया मैं, सॉरी, यह हमारा शनि ग्रह है आपका, यह हमारा यूरेनस हो गया, यह हमारा नेपच्यून और यह हमारा प्लेटो हो गया। ये सारा ग्रह एक फिगर मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको, और इस फिगर के द्वारा आपके ग्रहों का जो सन से डिस्टेंस के आधार से पोजीशन है उसको हम मार्क करवाएंगे। फिर आकार के हिसाब से ग्रहों का क्या पोजीशन, क्यों जो ग्रह किस पोजीशन पर है उसको समझाएंगे। फिर पृथ्वी के डिस्टेंस के आधार पर हम ग्रहों का पोजीशन बताएंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स बताएंगे, प्लैनेट का भी क्लासिफिकेशन किया गया है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद पार्टिकुलर प्रत्येक प्लैनेट्स के बारे में हम इंफॉर्मेशन देंगे और वहां पर हम बहुत सारी बातों की चर्चा करेंगे। अब जैसे आपका एक मेरे दिल में एक सवाल आ रहा है, जैसे आपको एक सवाल पूछा भी जा सकता है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। देखिए काफी हॉटेड क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह। तो देखिए यहाँ पर सन के पास में क्या है, बुध है, तो बुध को होना चाहिए गर्म। आपका जवाब क्या होना चाहिए, बुध। लेकिन यह बुध आंसर आपका गलत हो जाएगा। ये सबसे गर्म किसको होना चाहिए, सन के पास बुध होना चाहिए है, इसलिए बुध को गर्म होना चाहिए, लेकिन हमारा बुध गर्म नहीं है। सबसे गर्म ग्रह हमारा क्या होगा, शुक्र है। अब सवाल तो आता होगा ना सर ऐसा क्यों है, अब यही बात को हम क्लास में जब वहां पर चैप्टर में जाएंगे तो एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका एक रीजन, सिंपल सा रीजन होता है कि शुक्र के एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में CO2 की मात्रा ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, और वहां पर ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जिसके कारण शुक्र ग्रह काफी गर्म। अब देखिए यहाँ से सर्सन रीजन का भी क्वेश्चन आता है, कथन और कारण वाले भी प्रश्न आप देखें, आपको कथन में देंगे सौर मंडल का गर्म सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, अब उसके कारण में कुछ भी दे सकता है आपको। तो रीजन तो जानिएगा ना, कब रीजन क्या है। उसी तरह से आप कहते हैं रेड प्लेनेट कौन है, आप रट लिए, लूसेंट रट लिए, रेड प्लेनेट क्या है, मंगल है। अब सवाल उठता है कि रेड प्लेनेट तो मंगल है, लेकिन क्यों है, तो इसका रीजन जानना पड़ेगा आपका, क्योंकि आप जब तक रीजन नहीं जानेंगे एसर्शन रीजन का सवाल आपका नहीं बनेगा। तो इसको मंगल को रेड प्लेनेट इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर फेरस ऑक्साइड पाया जाता है, इसके सतह पर फेरस ऑक्साइड की प्रचुरता पाई जाती है, इसलिए मंगल को रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। अब सवाल आता है यहाँ पर शनि ग्रह, शनि ग्रह को रिंग प्लेनेट कहा जाता है। अब तो ये कहेगा यहाँ से इसको पता है कि इसके चारों ओर, अब सवाल अगर ये पूछा जाएगा कि यार रिंग किसकी रिंग है, क्या है रिंग, लोहे की रिंग है, नहीं सर, या नाइट्रोजन का इसकी रिंग है आपका। आपसे ये भी सवाल आ जाता है बहुत सारे, क्या एक शनि एक ऐसा ग्रह है जिसमें रिंग, नहीं सर, दूसरे ग्रहों पर भी रिंग है, लेकिन शनि का रिंग ज्यादा विजिबल है, इसलिए रिंग प्लेनेट नाम इसको दिए। लेकिन देखिए शनि पर आए तो देखिए सबसे बड़ी बात ये कि इससे क्वेश्चन आता है। अब आपसे एक क्वेश्चन आ जा सकता है कि सौर मंडल के किसी ग्रह को, एक बार आया भी है आपका, कि सौर मंडल के किस ग्रह को अगर जल में डाल दिया जाए तो वह तैरने लगेगा। लीजिए सवाल तो अजीब सा सवाल है, अब कौन सा ग्रह तैरेगा यह बताना काफी मुश्किल है। क्या सभी को हम पानी में डाल के देखेंगे, नहीं सर, यह आपका साइंस का बेस क्वेश्चन है आपका, आपको साइंस का मदद लेना पड़ेगा तब इसका जवाब दे सकते हैं। तो आइए साइंस में हम फिजिक्स की बात करते हैं और आपको मैं बताता हूं कि कौन ऑब्जेक्ट तैरता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा जिसकी डेंसिटी, जिस जल मतलब वाटर की डेंसिटी से कम होगी, जिसकी डेंसिटी, बार बार बोल रहा हूं, जिसकी डेंसिटी क्या होगा, वाटर की डेंसिटी से कम होगी, वही जल में तैरेगा। तो आपको देखना पड़ेगा किसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है, सबका डेंसिटी, इसकी डेंसिटी, इसकी, सबका डेंसिटी निकाला हुआ है। तो यहां पर देखा गया कि शनि की डेंसिटी जो है वाटर की, जल की डेंसिटी से कम है, अर्थात घनत्व से कम है। तो इसलिए शनि ग्रह को अगर वाटर में डाल देंगे तो तैरने लगेगा। अब यहां पर सर्सन रीजन का यहां भी सवाल बन सकता है, आपको कथन में दे सकता है आपका कि शनि ग्रह जल में तैरता है, कारण में बहुत सारे दे देंगे। तो आपको कारण क्या बनेगा कि शनि का घनत्व जल के घनत्व से कम है। तो ये सब सारी चीजें हम प्लैनेट्स में चर्चा करेंगे। फिर हम यहाँ पर उपग्रह में जाएंगे, तो उपग्रहों में हम सबसे ज्यादा हम चर्चा करेंगे मून के बारे में पढ़ेंगे, और मून में हम पढ़ेंगे तब वहां पर देखेंगे तो मून में बहुत सारे आपके पर्वतीय भाग हैं, बहुत सारे गड्ढे हैं, और उन गड्ढों को हम क्या कह सकते हैं, मून का समुद्र कहते हैं। और वहां पर हम चर्चा करेंगे, मून का जानेंगे, मून का सबसे गहरा समुद्र कौन है, मून का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, जैसे ल्यूनिज पर्वत है आपका। हम आपको ये भी जानते हैं एडविन एल्ड्रिन सबसे पहले चांद पर गए थे। तो चांद पर गए तो चांद में कहां उतरे, तो आपको गड्ढे वाले पोर्शन में उतरे थे, हम बताएंगे वहां पर। और वह पोर्शन का नाम क्या था, सी ऑफ ट्रिंगुलिटी में उतरे थे। आपसे पूछा जा सकता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने
चांद के किस भाग पर अपने विमान को लैंड किया। तो अब प्लेस का नाम क्या है आपका, सी ऑफ ट्रायंगुलरिटी में। और एक बात मैं आप बताता हूं कि जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब उतरे थे, चांद पर उतरे थे, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था। उस स्टेटमेंट को भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि यह मानव के लिए एक छोटा सा कदम है, लेकिन मानवता के लिए एक काफी लंबी छलांग है। ठीक है, लेकिन मैं बताता हूं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग अकेले नहीं गए थे, उनके साथ एक और बंदे गए थे, एडविन एल्ड्रिन भी गए थे और अपोलो 11 से गए थे। ये सारी बातें तो आपको पता भी होगा, बहुत सारे स्टूडेंट जो पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम आगे लेके चलेंगे आपको, जब मून पढ़ेंगे उसके बाद फेजेज ऑफ द मून की चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम मून बनाएंगे, अर्थ बनाएंगे। देखिए फेजेज ऑफ द मून की चर्चा करेंगे तो ये अर्थ हो गया, ये कुछ देर के लिए मानिए मून का ये पोजीशन हो गया, और कुछ देर के लिए मानिए यह सन का पोजीशन हो गया। लीजिए, और यहाँ का फेजेज ऑफ द मून पढ़ेंगे। देखिए मून की पोजीशन एक बार यहाँ लेते हैं, एक बार यहाँ लेते हैं। देखिए मून का पोजीशन, अब यहां से हम ग्रहण को समझा देंगे। ग्रहण में देखिए यहां पर जो, जब देखिए सन और अर्थ के बीच में मून आ जाएगा, इसको अभी कुछ देर के लिए रख लीजिए। जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाएगा तो इस पोजीशन को अमावस्या कहते हैं। आपने अमावस की रात सुना होगा, इसको अमावस्या कहते हैं। और इसी अमावस्या के कंडीशन में क्या होता है, हमारा सूर्य ग्रहण होता है। याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या में। तो आपका सवाल तो बन रहा होगा, सर क्या प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है? नहीं, प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं, इसकी कुछ कंडीशन होता है। कंडीशन क्या है, इसके सेंटर को एक लाइन में होना चाहिए, समरैखिक होना चाहिए। लेकिन प्रत्येक अमावस्या को इसके सेंटर समरैखिक नहीं होते हैं, लेकिन इसलिए प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। याद रखिएगा, बता दिया ग्रहण। अब ग्रहण कब लगेगा, जब देखिए, अब सूर्य ग्रहण कब लगेगा, देखिए सूर्य ग्रहण कब लगेगा, जवाब मिल जाएगा। जब सूर्य ग्रहण तब लगेगा जब मून जो है अर्थ और सूर्य के बीच में आ जाएगा। देखिए फिगर जवाब दे दिया। अब यहां से हटा दीजिए इसको, अब इसमें आ जाइए। लीजिए, अब पोजीशन चेंज हो गया यहां से। अब देखिए यहां पर पोजीशन हमारा चेंज हो जाता है, और इस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं, इस कंडीशन में देख रहे हैं कि यह जो हमारा अर्थ है, यह जो हमारा अर्थ है, यह सूर्य और मून के बीच में आ गया। जब हमारा अर्थ जो है सूर्य और मून के बीच में आ जाता है तो इस स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा की स्थिति कहते हैं। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा की स्थिति कहते हैं। और इसी पूर्णिमा की स्थिति में हमारा क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। हमारा क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। अब आपका सवाल यह आता है कि चंद्र ग्रहण कब होता है, तो कब होगा चंद्र ग्रहण, पूर्णिमा को होगा। चंद्र ग्रहण किस स्थिति में होगा, तो चंद्र ग्रहण देखिए आपका किस स्थिति में हो रहा है। इधर देख रहे हैं सन है, यहां देख रहे हैं मून है, यहां पर अर्थ है। जब हमारा अर्थ सूर्य और मून के बीच में आ जाएगा तब हमारा क्या होगा, चंद्र ग्रहण। अब यहां से दो क्वेश्चन तो आपको आसानी से बन जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बनेगा कि चंद्र ग्रहण कब होता है, तो वह कब होगा, पूर्णिमा को होगा। और यहां पर भी ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि ये सनरेख की स्थिति नहीं होगी। दूसरा कंडीशन ये होगा, चंद्र ग्रहण की स्थिति क्या होगी, तो चंद्र ग्रहण उस स्थिति में होगा जब हमारा पृथ्वी सूर्य और मून के बीच में आ जाएगा। तो इस तरह से ग्रहण जब हम वहां पर स्टडी करेंगे तब वहां पर हम इसको और बहुत सारे वहां पर इंफॉर्मेशन हो जाएगा जिसको हम देंगे। और यहाँ पर वहां पर हम ये भी बताएंगे कि ग्रहण की तीव्रता को एक स्केल से नापा जाता है, उस स्केल को हम डोजन स्केल के नाम से जानते हैं। जैसे भूकंप की तीव्रता को आप किस स्केल से नापते हैं, रिएक्टर स्केल से नापते हैं, उसी तरह से ग्रहण लगने की इंटेंसिटी यानी तीव्रता को हम डेजन स्केल से जानते हैं। ये सब बहुत सारी बातों को चर्चा करेंगे हम वहां पर। यहाँ पर बताएंगे कि एक वर्ष में मैक्सिमम कितने ग्रहण लग सकते हैं, न्यूनतम कितने ग्रहण लग सकते हैं। इस सब बातों की चर्चा हम वहां पर करेंगे जब हम चैप्टर को पढ़ाएंगे। अब इसके बाद यूनिवर्स का अगला जो सेक्शन था हमारा, ज्वार भाटा था। तो सिंपल सी बात है, इसी ज्वार भाटा चैप्टर में आप देखेंगे कि समुद्र की लहरों का इस तरह से उठना गिरना ही क्या कहलाता है, आपका ज्वार भाटा कहलाता है। उठे हुए पोर्शन को हम वहां पर बताएंगे कि ज्वार कहते हैं, और जो नीचे वाला पोर्शन कहलाता है भाटा कहलाता है। और इन दोनों के बीच का एक जो मिडिल तल होता है, मध्य तल होता है, इसी को MSL के नाम से जानते हैं। MSL का फुल फॉर्म मीन सी लेवल। और इसी MSL से किसी भी स्थान की ऊंचाई या फिर गहराई का मेजरमेंट किया जाता है। हम इसी ज्वार भाटा चैप्टर में आपको बताएंगे कि किसी भी, अगर यह अर्थ है तो अर्थ का कोई पॉइंट ए लिए हैं तो इस ए पॉइंट पर दिन भर में कितने बार ज्वार आएंगे, तो वहां पर हम बताएंगे कि इस ए पॉइंट पर दिन भर में 2 बार ज्वार आएंगे। अब 2 बार ज्वार आएंगे तो दोनों ज्वार के बीच का समय का अंतर कितना होगा, तो यह समय का
तो यह समय का अंतर 12 घंटा 26 मिनट होगा। 12 घंटा 26 मिनट। तो इस तरह से हम इसको आगे पढ़ेंगे और आगे इसमें यह भी देखेंगे कि विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, विश्व में सबसे नीचा ज्वार कहाँ आता है, भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, भारत में सबसे निम्न ज्वार कहाँ आता है। और हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि विश्व में एक ऐसा प्लेस है जहां पर दिन भर में 4 बार ज्वार आता है। वह आपको मैं बताऊंगा कि आपके ब्रिटेन के जो है साउथहैम्पटन में दिन भर में 4 बार ज्वार आता है। हम इसकी भी चर्चा करेंगे। हम यहाँ पर यह भी रीजन देंगे कि वहाँ 4 बार ज्वार आता है तो क्यों आता है, इसकी भी चर्चा हम वहाँ पर करेंगे। हालांकि यह वीडियो काफी लंबा होते जा रहा है, इसलिए हम यूनिवर्स सेक्शन को ही आज एक्सप्लेन किए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थ सेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे, जहां पर हम अर्थ को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उसका स्टडी करेंगे। हम अर्थ का एक पार्ट को बताएंगे लिथोस्फीयर, दूसरा पार्ट हमारा आपको हाइड्रोस्फीयर हो जाएगा, तीसरा पार्ट एटमॉस्फेयर होगा और चौथा पार्ट हमारा बायोस्फीयर होगा। अब वहां पर हम बताएंगे लिथोस्फीयर के अंतर्गत हम किन किन टॉपिक्स का स्टडी करेंगे, एटमॉस्फेयर में किस टॉपिक्स का स्टडी करेंगे, हाइड्रोस्फीयर में किस टॉपिक्स का हम स्टडी करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। हम इन सब की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे और अपने स्टडी को आप जारी रख सकें और कंटिन्यू रख सकें। हमारी शुभकामना आपके साथ है।